नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से हम आ चुके हैं लाइव। मैं गौरव व्यास आपका आरएस सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और कल जो हमारी क्लास रह गई थी, जैसे कि फ्रांसीसियों के बारे में हमने थोड़ा सा जल्दी से पढ़ा दिया था, आज वहीं से फ्रांसीसियों से हम स्टार्ट करेंगे और रीजनल रूलर यानी क्षेत्रीय शासकों को, बंगाल और मैसूर वाले पार्ट को आज कंप्लीट करेंगे। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो एक बार फटाफट से इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके और भी जान पहचान वाले सारे के सारे स्टूडेंट इस क्लास से जुड़ सकें और वही मजा आने वाला है जो कल आया था, बिल्कुल वही मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ओ गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग लिखे हैं, गुड इवनिंग। हाँ बेटा पर्याप्त है, पर्याप्त है ना, पर्याप्त है, ज्योग्राफी जितनी पढ़ाई है पर्याप्त है बेटा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्या है कि यहाँ पर आपके लिए जीके जीएस के ओवरऑल दो बैचेस को अरेंज किया गया है। एक तो मॉर्निंग में 6 PM पर चलता है यूट्यूब पर कॉन्सेप्ट क्लास, और जिसकी प्रैक्टिस दोपहर में 1 बजे माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर कराई जाती है। शाम को 6 बजे जो अभी आपका बैच एनडीए यूपीएससी लेवल का अरेंज किया गया है, उसकी प्रैक्टिस दोपहर में उससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे अगले दिन दोपहर में 12 बजे माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर कराई जाती है। दोनों की दोनों क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ साथ में कहा जाए तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये पता होना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा क्लासेस की लिंक, क्लासेस की इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। तो आप क्या कीजिए, टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर सर्च कीजिए टीम आरएस सर। टीम आरएस सर सर्च करके क्या करना है आपको, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद वहां पर सारे के सारे क्लासेस के लिंक आपको मिल जाएंगे, जिससे आप डायरेक्ट क्लास में आ सकें। इसके अलावा प्रैक्टिस कैसे करोगे, प्रैक्टिस कहां से करोगे, तो आपको माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है माई राइजिंग इंडिया और उसे वहां से इंस्टॉल कीजिए, जिससे कि वहां पर आपको कृष्णा लाइव और कृष्णा पीडीएफ दो बैचेस दिखाई देंगे। ठीक, कृष्णा पीडीएफ बैच में थोड़ा रिवाइज करिएगा सर प्लीज। ठीक है बेटा, रिवाइज भी कर दूंगा। तो उसके बाद क्या है कि कृष्णा पीडीएफ बैच में सारा का सारा कॉन्सेप्ट मटेरियल आपका क्या है, अपलोड कर दिया जाता है। और अपलोड करने के बाद पूरा का पूरा नोट्स के फॉर्म में वो मटेरियल आपके पास पहुंच जाता है। इसके अलावा उस नोट से, उस कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, उसके लिए आपको कृष्णा लाइव बैच में जाना है। जैसे कि इसके कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कल दोपहर में 12 बजे कराई जाएगी। किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट से प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे, तो क्या है, पर्टिकुलर वहां पर हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी है और उस पर जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्सेप्ट में अगर फिर भी कोई समस्या रह जाती है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप मुझे 735777000409 पर 9 to 10 AM 9 से 10 बजे के बीच में कॉल करके, मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 बजे के बीच में कॉल करके मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी क्लास को। कल क्या बताया था, कल बताया गया था कि भारत में पहली यूरोपीय शक्ति जो आई थी, कौन आई थी हमारे पास, अंग्रेज, कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, पोर्चुगीज आए थे, कालीकट बंदरगाह पर उतरे थे, मसालों का व्यापार किया था, ट्रेड किया था। और उसके बाद क्या हुआ, गोवा पर अधिकार किया, ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आए, और किसके बाद क्या, स्वाली के युद्ध में हरा दिया गया अंग्रेजों के जरिए। फिर अंग्रेजों ने अपने यहाँ पर स्थापना करना चालू की, और अंग्रेजों ने स्थापना की तो सूरत में फैक्ट्री स्थापित की, साथ साथ में बंगाल वाले क्षेत्र को जीता, बक्सर वाले रीजन पर कब्जा किया, और धीरे धीरे करते करते पूरे भारत को अपने अंडर में ले लिया। इसके अलावा डच आए थे जो हॉलैंड के रहने वाले थे, इंडिया केवल उनके रूट में पड़ता था। ठीक, इसीलिए डचेज यहां पर आए, क्योंकि उनका मेन रीजन क्या था, जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया वाले क्षेत्र से व्यापार करना हुआ करता था, है ना। चलिए, है ना। इसी के बाद, जय हिंद बेटा, जय हिंद, नमस्कार नमस्कार। इसी के बाद हमने फ्रांसीसियों को देखा था, और आज
पूरा का पूरा फ्रांसीसियों से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक, फ्रांसीसियों से स्टार्ट करने के दौरान सबसे पहली बात जो आती है कि फ्रांसीसी भारत में काफी लेट आए थे, काफी देर से आए थे, विलंब से आए थे। 1664 में, कब? 1664 में एक व्यक्ति हमें देखने को मिलते हैं। कौन देखने को मिलते हैं 1664 में? काल्बर्ट। कौन देखने को मिलते हैं? काल्बर्ट देखने को मिलते हैं। है ना? चलिए बेटा, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर लेना। ठीक, 9 से 10 बजे के बीच में, है ना? 9 से 10 बजे के बीच में कॉल कीजिएगा मुझे। 9 to 10 AM के बीच में सुबह आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। क्या है? 1664 में, कब? 1664 में। 1644 नहीं बेटा, 1644 नहीं, 1664 में, 1664 में पहली बार क्या हुआ? काल्बर्ट एक व्यक्ति हमें देखने को मिलते हैं, उसकी हेल्प से कहां पर? फ्रांस में ही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश किया गया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है। 1664 में, 1664 में इसे स्थापित किया गया काल्बर्ट के नेतृत्व में। क्यों? क्योंकि भैया अंग्रेज, ब्रिटिश, इसके अलावा डच, इसके अलावा हमारे पास कहा जाए तो पोर्चुगीज, सारे के सारे बेनिफिट उठा रहे थे। तो अब फ्रांसीसियों को भी आना था। तो इसी ड्यूरेशन में 1664 में काल्बर्ट के लीडरशिप में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद वह भारत आएंगे, इंडिया आए, और 1668 में, कब? 1668 में, उस टाइम पर इंडिया में जो मुगल एम्परर होगा, मुगल बादशाह होगा, कौन होगा भारत में उस टाइम पर मुगल बादशाह? औरंगजेब। और औरंगजेब की परमिशन से, विद द परमिशन ऑफ द औरंगजेब, दे एस्टेब्लिश हिज फर्स्ट फैक्ट्री इन द सूरत। यानी कि औरंगजेब की परमिशन से यह सूरत में पहली फैक्ट्री को स्थापित करेंगे। तो अंग्रेजों की भी पहली फैक्ट्री कहां पर? सूरत में। वहीं पर फ्रांसीसियों की भी फर्स्ट फैक्ट्री कहां पर एस्टेब्लिश हुई? सूरत में स्थापित हुई। ठीक, कब? सूरत में स्थापित हुई। कब? 1668 में। ठीक, तो कल, हाँ, तो 1668 ही तो बोल रहा हूं, 1668 ही तो बोल रहा हूं। 1664 में फ्रांसीसी कंपनी स्थापित हुई, और औरंगजेब की हेल्प से, औरंगजेब की परमिशन से 1668 में क्या होगा? भारत में फ्रांसीसियों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करेंगे। अब जैसे ही पहली फैक्ट्री 1668 में इस्टेब्लिश करेंगे, तब यह मूव करेंगे कहां की ओर? साउथ इंडिया की ओर, दक्षिण भारत की ओर मूव करेंगे। और दक्षिण भारत में 1669 में, कब? 1669 में, किसके हेल्प से? गोलकुंडा के शासक की परमिशन से। किसकी परमिशन से? गोलकुंडा के शासक की, रूलर की परमिशन से मूसलीपट्टनम में फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करेंगे। यानी 1668 में सूरत में फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई। फिर इसके बाद क्या हुआ हमारे पास? 1669 में, 1669 में गोलकुंडा के रूलर की परमिशन से ये क्या करेंगे? मूसलीपट्टनम में, साउथ इंडिया में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करेंगे, और धीरे धीरे साउथ इंडिया में अपने व्यापार को बढ़ाना चालू कर देंगे। अब जब व्यापार को बढ़ाना चालू करेंगे, तो इसी दौरान भारत में हमारे पास एक व्यक्ति देखने को मिलेगा जिसका नाम था ड्यूप्ले। ठीक, फ्रांसीसी हुआ करता था ड्यूप्ले। ड्यूप्ले क्या करेगा? ड्यूप्ले वह पहला शासक होगा, पहला व्यक्ति होगा जो क्या करेगा? हमारे यहाँ के जो रीजनल रूलर्स हैं, जो क्षेत्रीय शासक हैं, उनके बीच में इंटरफेयर करेगा। उनके पर्सनल मैटर्स में ड्यूप्ले क्या करेगा? इंटरफेयर करेगा। और इंटरफेयर करने के बाद ही वह धीरे धीरे करके क्या करेगा? सारे राजाओं की कमियों को पता कर लेगा, वीकनेस को पता कर लेगा इंडियंस की को, और फ्रांसीसी कंपनी को, फ्रांसीसी साम्राज्य को स्थापित करना चालू कर देगा। और इसी के दौरान आगे जैसे ही बढ़ते हैं, तो हमारे पास आगे बढ़ने के दौरान
चंद्रनगर में एक बस्ती स्थापित होगी। कहां पर? चंद्रनगर में क्या होगी? शाइस्ता खां की परमिशन से बंगाल वाले रीजन में चंद्रनगर में एक बस्ती फैक्ट्री को स्थापित करेंगे। और साथ साथ में एक पर्सन हमें देखने को मिलते हैं, फ्रांसिस मार्टिन। ठीक, क्या हुआ? कब? 1668 में कहां पर हुई? सूरत में फैक्ट्री स्टेब्लिश हुई। 1669 में मूसलीपट्टनम में फैक्ट्री को स्टेब्लिश किया गया। फिर कौन आएगा? ड्यूप्ले आएगा, और ड्यूप्ले आकर इंटरफेयर करेगा, और इंटरफेयर करने के बाद हमारी वीकनेस को पता कर लेगा। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि अपनी कमजोरियां किसी को नहीं देना चाहिए। देखिए किस तरीके से ड्यूप्ले उन वीकनेसेस को पता करके, हमारे उन कमियों को पता करके, और पूरा का पूरा साउथ इंडिया में कब्जा करने की कोशिश करेगा। इसी दौरान हमारे पास शाइस्ता खां की परमिशन से कहां पर? चंद्रनगर में। कहां पर? चंद्रनगर में एक फैक्ट्री को क्या करेंगे? वो भी स्टेब्लिश कर लेंगे बंगाल वाले रीजन में। अब देखिए, सूरत में स्टेब्लिश की, इसके बाद साउथ इंडिया में स्टेब्लिश की, बंगाल में स्टेब्लिश कर ली। यानी फ्रांसीसी क्या कर रहे हैं? पूरा साउथ इंडिया, सदर्न इंडिया, दक्कन भारत को कवर कर रहे हैं ना। तो पूरे के पूरे साउथ इंडिया को, दक्कन भारत को कवर कर रहे हैं। साथ साथ में अगर कहा जाए तो एक पर्सन का नाम देखने को मिलता है हमें, फ्रांसिस मार्टिन। क्या नाम देखने को मिलता है? फ्रांसिस मार्टिन। और वो फ्रांसिस मार्टिन 1674 1774 में क्या करेगा? पौंडीचेरी की स्थापना करेगा। तो पौंडीचेरी को एस्टेब्लिश किसने किया? फ्रांसिस मार्टिन ने किया 1674 में। कब? 1674 में फ्रांसिस मार्टिन क्या करेगा? पौंडीचेरी को स्थापित करेगा। और जैसे जैसे फ्रांसीसी पावर बढ़ती जाएगी, ठीक, जैसे जैसे फ्रांसीसी पावर बढ़ती जाएगी, शक्ति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। ठीक, क्यों? ये भी पावरफुल होना चाहते हैं और ये भी पावरफुल होना चाहते हैं। दोनों क्या करेंगे? आपस में लड़ाई करेंगे। और इनका जो वॉर होगा हमें वो कर्नाटक वॉर के फॉर्म में देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या लड़ रहे थे? ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे। कब? इंटरनेशनल लेवल पर ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी आपस में क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। और जब लड़ रहे थे तो उसी ड्यूरेशन में हमें यह देखने को मिलता है कि जहां जहां पर ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी इंटरनेशनल लेवल पर लड़ेंगे, तो जिस जिस जगह पर वो कॉलोनाइज सिस्टम में होंगे, जहां जहां पर उनकी कॉलोनियां होंगी, उपनिवेश होंगे, दोनों के एक साथ वो भी लड़ेंगे। तो फर्स्ट कर्नाटक वॉर जब क्यों हुआ था? क्योंकि ऑस्ट्रिया एक जगह पड़ती है, कहां पर? यूरोप में। कहां पर पड़ती है? ऑस्ट्रिया एक जगह पड़ती है यूरोप में। यूरोप में, ऑस्ट्रिया में एक राजकुमार हुआ करते थे, सराजेवो। सराजेवो की डेथ कर दी गई। क्या कर दी गई? उनकी हत्या कर दी गई। और सराजेवो की हत्या करने के बाद हमारे पास फर्स्ट क्या देखने को मिलता है? फर्स्ट कर्नाटक वॉर देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद यह देखने को मिला कि वह एक एक्स ला शापेल की ट्रिटी के साथ समाप्त हो गया। किसके साथ? एक्स ला शापेल की ट्रिटी के साथ फर्स्ट कर्नाटक वॉर फिनिश हो गया। इसके बाद हमारे पास जैसे ही फ्रांसीसियों ने इंटरनल मैटर में इंटरफेयर किया तो सेकंड कर्नाटक वॉर देखने को मिला ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के बीच में। पहला कर्नाटक वॉर के पीछे का रीजन क्या है बेटा? बार बार पे इसीलिए बोल रहा हूं कि रीजन भी पूछते हैं। फर्स्ट कर्नाटक वॉर का रीजन क्या है हमारे पास? सक्सीसर मैटर, यानी कि उत्तराधिकार का कारण, सराजेवो का, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। दूसरा रीजन क्या है? पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर, पॉलिटिकल इंटरफेयर, राजनीतिक हस्तक्षेप। और यह फिनिश होगा किसके साथ? पौंडीचेरी की ट्रिटी के साथ। किसके साथ? पौंडीचेरी की ट्रिटी के साथ। ठीक, क्या है? ठीक, पौंडीचेरी की ट्रिटी के साथ।
ठीक, चलिए किसके साथ, पौंडीचेरी की ट्रिटी के साथ फिनिश होगा सेकंड कर्नाटक वॉर। इसके बाद फिर थर्ड कर्नाटक वॉर आएगा जो 7 ईयर वॉर का रिजल्ट होगा। 7 साल तक फ्रांसीसी और अंग्रेज इंटरनेशनल लेवल पर आपस में फाइट करेंगे और इसी के कारण 7 ईयर वॉर के रिजल्ट में हमें थर्ड कर्नाटक वॉर इंडिया में देखने को मिलेगा। जैसे ही थर्ड कर्नाटक वॉर खत्म होने वाला होगा उस दौरान 1760 में 1760 में, कब, 1760 में बैटल ऑफ बांडीवास के युद्ध में अंग्रेज ब्रिटिशर्स कंप्लीटली फॉर्म में किसे डिफीट कर देंगे, हमारे पास किसे, फ्रांसीसियों को डिफीट कर देंगे और इसी के साथ फ्रांसीसी केवल और केवल पौंडीचेरी वाले रीजन तक सीमित होकर रह जाएंगे और धीरे धीरे उनका रूल पूरी तरीके से इंडिया से फिनिश हो जाएगा। क्लियर सर? ज्योग्राफी की क्लास कब आती है बेटा? ज्योग्राफी की क्लास आपकी फिनिश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। पूरे के पूरे 1 महीने तक आपको ज्योग्राफी पढ़ाया था, ज्योग्राफी की क्लास पूरी खत्म हो चुकी है। ठीक, चलिए, है ना? तो बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों से हार गए, है ना? चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एक बार इसका रिवीजन करते हैं और उसके बाद फिर आगे चलेंगे बंगाल वाले रीजन पर। क्या बोला था? 1664 में, 1664 में लुई 14 के शासनकाल में कौन, काल्बर्ट ने क्या किया था, बताया था कि नहीं बताया था? काल्बर्ट ने क्या किया था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया था। कहां पर किया था? ये फ्रांस में ही स्थापित हुई थी, इंडिया में नहीं। इसके बाद 1668 में, 1668 में क्या हुआ था? एक व्यक्ति हमें देखने को मिलता है, कैरो। कौन देखने को मिलता है? कैरो। और कैरो की हेल्प से 1668 में हमारे पास औरंगजेब से इसे परमिशन मिलेगी, कैरो को, और फर्स्ट फैक्ट्री स्टेब्लिश करेंगे, पहली फैक्ट्री स्थापित करेंगे। कहां पर? सूरत में। तो सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की किसने? फ्रांसीसीज ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो क्या बोला था? 1668 के बाद 1669 में हमारे पास क्या हुआ था? 1669 में गोलकुंडा के सुल्तान की स्वीकृति से, विद द परमिशन ऑफ गोलकुंडा किंग, मूसलीपट्टनम में साउथ इंडिया में फ्रांसीसी अपनी फर्स्ट फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक, अब जैसे ही क्या किया? सूरत में कर लिया। कहां पर? सूरत में कर लिया। यहां पर साउथ इंडिया में मूसलीपट्टनम में कर लिया। अब ये बंगाल को टारगेट करेंगे और बंगाल को टारगेट करने के दौरान अगर कहा जाए तो यहां पर पहले दक्षिण भारत में अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे और फ्रांसिस मार्टिन 1674 में क्या करेगा? पौंडीचेरी को इस्टेब्लिश करेगा। कहा था ना, पौंडीचेरी को इस्टेब्लिश किया फ्रांसिस मार्टिन ने। इसके बाद 1774 में, 1764 में क्या होगा? शाइस्ता खां की परमिशन से ये कहां पर? चंद्रनगर में अपनी फैक्ट्री को या कोठी को स्थापित करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं तो वैसे ही हमारे पास क्या हो जाता है? 3 कर्नाटक वॉर, 3 कर्नाटक युद्ध देखने को मिल जाते हैं और 1742 के टाइम पर ड्यूप्ले की महत्वाकांक्षा के कारण 3 कर्नाटक वॉर हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसमें के देखिए एक एक कर्नाटक वॉर को हम लिखेंगे। फर्स्ट कर्नाटक वॉर, पहला कर्नाटक वॉर 1747 से 48 के बीच चला। कब? 1747 से 48 के बीच में चला था। हालांकि ये जो वॉर इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1740 से ही इनिशिएट हो गया था। इंटरनेशनल लेवल पर ये वॉर 1740 से ही इनिशिएट हो गया था। लेकिन अगर कहा जाए तो हमारे पास क्या आता है? 1747 से 48 के बीच में इंडिया में चला। किस कारण से? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। इसके पीछे का रीजन हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो किस ट्रिटी के साथ समाप्त हुआ था? एक्सला-शापेल की ट्रिटी। किसकी? एक्सला-शापेल की ट्रिटी के साथ ये
फिनिश हुआ। आगे बढ़ते हैं, सेकंड कर्नाटक वॉर हमें देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? 1749 से 54 के बीच में देखने को मिलता है। पॉलिटिकली इंटरफेयर, क्या था? पॉलिटिकली इंटरफेयर। पॉलिटिकल इंटरफेयर के कारण हमें यह देखने को मिलता है। और किस ट्रिटी के साथ? पौंडीचेरी की ट्रिटी के साथ ये क्या होगा? फिनिश होगा। पौंडीचेरी की संधि के साथ ये क्या होगा? समाप्त होगा। इसके बाद 7 ईयर वॉर का हमें देखने को मिलता है। कब? 1758 से 63 तक। थर्ड कर्नाटक वॉर जो 1758 से 63 के बीच में हमें देखने को मिलता है। क्या था? 7 ईयर वॉर का रिजल्ट था। किसका? 7 ईयर वॉर का हमें ये रिजल्ट देखने को मिलता है। 7 ईयर वॉर का रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके दौरान ये क्या हुआ था हमारे पास? इसके साथ साथ क्या है? पेरिस की ट्रिटी हुई थी। इसमें कौन सी ट्रिटी हुई थी? पेरिस की संधि हुई थी। और पेरिस की संधि के साथ ये इंटरनेशनल लेवल पर फिनिश हुआ। लेकिन इसी ड्यूरेशन में 1760 में क्या हुआ? वांडीवास का वॉर हुआ। किसका? वांडीवास का युद्ध हुआ। और इस वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भारत में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। 63 तक तो पहुंचने ही नहीं दिया। 60 तक ही उन्होंने उन्हें समाप्त कर दिया, रोक दिया। क्लियर? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दबाजी नहीं हुई ना? ठीक, अब जल्दबाजी नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अगला आता है इंडियन ब्रिटिशर्स एंड द बंगाल रीजन। देखिए बंगाल रीजन कहां पर देखने को मिल रहा है हमें? ये वाला बंगाल रीजन पूरा का पूरा देखने को मिल रहा है। कौन सा? ये वाला रीजन पूरा का पूरा हमें बंगाल का क्षेत्र देखने को मिल रहा है। अब देखिए उस टाइम के बंगाल में क्या है? बांग्लादेश भी है। ठीक, बांग्लादेश भी है, वेस्ट बंगाल भी है। उस टाइम के में क्या है? बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल। ठीक, ये रहा हमारे पास बिहार वाला रीजन। बिहार के अलावा ये रहा झारखंड वाला रीजन। और ये रहा उड़ीसा वाला रीजन। ये पूरा का पूरा उस टाइम पर क्या हुआ करता था? बंगाल वाला रीजन हुआ करता था। जहां पर ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत में हमें देखने को मिल रहा था डिक्लिनेशन, यानी कि वहां पर इकोनॉमिकल क्राइसिस देखने को मिल रहा था। अलग अलग नवाब और अलग अलग मराठास आपस में वॉर कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। उसी दौरान बंगाल में क्या था? कंप्लीटली डेवलप्ड रीजन था। क्यों भैया? झारखंड वाला रीजन कंप्लीटली मिनरल यहां देखने को मिलते हैं। आज भी भारत में छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है वो पूर्ण रूप से क्या है? मिनरल से परिपूर्ण हमें देखने को मिलता है। तो बहुत सारे मिनरल्स यहां पर थे, साथ साथ में फर्टाइल लैंड भी यहां पर हमें देखने को मिलता है। तो भैया खेती भी अच्छी खासी, खनिज भी अच्छे खासे। इसी ड्यूरेशन में मगध अगर कहा जाए तो मुगल एम्पायर जो था उस टाइम पर यहां का रूलर हुआ करता था औरंगजेब। कौन हुआ करता था उस टाइम पर यहां का रूलर? औरंगजेब हुआ करता था। औरंगजेब के टाइम पर हमें जो एक व्यक्ति देखने को मिलता है, औरंगजेब के टाइम पर ही बंगाल में हमें एक पर्सन देखने को मिलता है जिसका नाम हमें क्या देखने को मिलता है? मुर्शीद कुली खां। क्या था? मुर्शीद कुली खां। कौन? मुर्शीद कुली खां, है ना? इस मुर्शीद कुली खां को बंगाल का नवाब बनाया गया। बंगाल का नवाब बनने के बाद ये जब तक अपने यहां पर रहा तब तक ब्रिटिशर्स के साथ भी अच्छे रिलेशन रहे। साथ साथ में कहा जाए तो मुगल बादशाह को भी ये टैक्स पे करता रहा था। ठीक, अपने साथ साथ बंगाल में डेवलपिंग कंडीशन में ये बना रहा। लेकिन जैसे ही इसकी डेथ होती है तो इसके बाद हमारे पास आते हैं अली वर्दी खां। कौन आते हैं? अली वर्दी खां। ठीक, अली वर्दी खां मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हमें बंगाल में देखने को मिलते हैं। ये क्या करेंगे? अपने आप को फ्री कर लेंगे, स्वतंत्र रूलर, फ्री रूलर के फॉर्म में इस्टेब्लिश कर देंगे और मुगल एम्परर को, मुगल बादशाह को टैक्स देने से मना कर देंगे।
टैक्स क्या करेंगे, नहीं देंगे, नो टैक्स, और अपने आप को फ्री कर देंगे। इसके अलावा ये ब्रिटिशर्स से अंग्रेजों को भी बंगाल में घुसने नहीं देंगे। इतने माइंडेड व्यक्ति थे, इतने पॉपुलर व्यक्ति थे कि क्या करेंगे, ये ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को भी बंगाल में घुसने नहीं देंगे। कैसे, क्या किया था इन्होंने, ब्रिटिशर्स का कंपेयर किया था। एक स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है, ब्रिटिशर्स को कंपेयर किया इन्होंने हनी बी से, किससे, मधुमक्खी से कंपेयर किया। कैसे कंपेयर किया कि मधुमक्खी होती है, जब तक उसका जो छत्ता होता है उसको अगर आप छेड़ोगे नहीं तब तक तो आपको शहद मिलेगा, है ना। जब तक उसे छेड़ोगे नहीं तब तक आप उससे क्या ले सकते हो, हनी को ले सकते हो। लेकिन अगर उसे छेड़ दिया तो वो डंक मार मार के आपको मार डालेगी। तो यही स्टेटमेंट इनका था, अली वर्दी खां का, कि बंगाल में क्या है, अंग्रेजों को आप क्या कीजिए, लिमिटेड में रखिए, और क्या कीजिए कि वो मधुमक्खी के समान है, जब तक आप उन्हें छेड़ोगे नहीं तब तक तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। अगर छेड़ दिया तो उस दौरान क्या होगा, वह आपको कंप्लीटली फिनिश कर देंगे। क्यों, क्योंकि वो देख रहे थे फ्रांसीसियों का मैटर, पोर्चुगीज का मैटर, पुर्तगालियों का मैटर, सबका मैटर वह देख रहे थे, और बहुत बड़े पॉलिटिकली माइंडेड पर्सन थे। इसी के कारण जब तक ये बंगाल में रहे, जब तक अली वर्दी खां बंगाल में रहे, तब तक वह किसी भी तरीके से अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को बंगाल में एंट्री नहीं लेने दी। और साथ साथ में अपना जो सक्सीसर बनाकर गए, अपना जो उत्तराधिकारी बनाकर गए, वो बनाकर गए सिराज उद दौला को। किसे बनाकर गए, सिराज उद दौला को। किसे, सिराजुद्दौला को अपना सक्सीसर बनाकर गए। ठीक, अब सिराज को सक्सीसर बनाया गया, हालांकि अली वर्दी खां के कोई भी सन नहीं था, पुत्र नहीं था कोई भी। तो इसके कारण इन्होंने अपनी बेटी के लड़के सिराजुद्दौला को क्या बना दिया, शासक बना दिया। अब देखिए, बेटी के लड़के को जैसे ही शासक बनाया तो इनके भाई का लड़का, ठीक, इनके ब्रदर का एक सन था जिसका नाम था, हमारे पास पूर्णिया का सरदार हुआ करता था। क्या हुआ करता था, पूर्णिया का सरदार हुआ करता था, शौकत जंग। कौन, शौकत जंग। ठीक, वो भी आएगा कि भैया मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या कमी है जो आपको सिराज में ऐसी क्या बढ़िया चीज दिख गई है, सिराजुद्दौला में ऐसी क्या बढ़िया चीज दिख गई कि उसे आपने नवाब बना दिया और मुझे नहीं बनाया। तो पहली समस्या आएगी सिराज के सामने शौकत जंग की, जो कहां का, पूर्णिया का सरदार था। दूसरी प्रॉब्लम सिराज के सामने क्या आएगी, दूसरी प्रॉब्लम सिराज के सामने आएगी सिराज की अपनी मौसी या आंट, ठीक, जिसे के कहा जाता है खाला जान। ठीक, तो सिराज की अपनी मौसी या आंट थी जिनका नाम था घसीटी बेगम। क्या नाम था, घसीटी बेगम। तो कौन आई, दूसरी आई घसीटी बेगम जी। ठीक, घसीटी बेगम भी चाहती थी कि भैया इसे क्यों बनाया जाए, मैं क्यों नहीं बन सकती, या फिर मेरे कंट्रोल में बंगाल क्यों नहीं रह सकता, है ना। तो क्या आया, सिराज, कौन, हमारे पास शौकत खां, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम आई घसीटी बेगम की। तीसरी दिक्कत आ जाएगी मीर जाफर की। यानी तीन प्रॉब्लम सिराज के सामने। तीसरी प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, मीर जाफर की आ जाएगी। भैया मीर जाफर बोले कि मैं बंगाल की सेवा करते करते मर गया, आपके अगर कोई लड़का नहीं था, मैंने सेवा की है आपकी, और सेनापति होने के नाते, यानी कि कमांडर होने के नाते, कायदे से फर्स्ट प्रायोरिटी तो मुझे मिलनी चाहिए थी, है ना। तो इसके कारण सिराज के सामने तीन प्रॉब्लम आई। कौन सी आई, एक तो शौकत जंग की आई, दूसरी आई घसीटी बेगम जी की, और तीसरी आई मीर जाफर जी की। ठीक, अब देखते हैं मीर जाफर की प्रॉब्लम आई। तीनों प्रॉब्लम को सिराज बड़े अच्छी तरीके से हैंडल करेगा। क्या करेगा, शौकत जंग को मनिहारी के वॉर में, किसके वॉर में, मनिहारी के, किसके,
मनिहारी के वॉर में डिफीट करवा देगा। शौकत जंग को मनिहारी के वॉर में डिफीट करवा दिया और इसको डेथ कर दी, मरवा दिया, है ना। इसको क्या कर दिया, मरवा दिया, यानी एक चैप्टर क्लोज। ठीक, एक चैप्टर क्लोज, शौकत जंग का चैप्टर क्लोज, खत्म। अगला आया घसीटी बेगम जी का। घसीटी बेगम जी की संपत्ति जितनी भी एसेट्स होंगे उन पूरे के पूरे को वो क्या कर लेगा, जब्त कर लेगा, अपने अंडर में ले लेगा। अब भैया रुपए नहीं तो कौन सुनेगा आपकी। जब आपके पास धन होगा, रुपया होगा, तभी आप क्या कर सकते हो, बाकी के आदमियों को अपनी साइड कर सकते हो। घसीटी बेगम को बिल्कुल ऐसे कर दिया जैसे कि बिना पानी के मछली तड़पती हुई। क्या किया, पूरी की पूरे एसेट को, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, जब्त कर लिया, खत्म बात। घसीटी बेगम का भी चैप्टर खत्म कर दिया। हालांकि बाद में ये नासूर साबित होंगी, है ना, बाद में ये नासूर साबित होंगी। इसके बाद अगला आया मीर जाफर। मीर जाफर जो कि कमांडर हुआ करता था, उसका कर दिया डिमोशन। क्या कर दिया, डिमोशन कर दिया। उसका डिमोशन करके एक पर्सन हमें देखने को मिलता है, मीर मदान। कौन देखने को मिलता है, मीर मदान। मीर मदान को क्या कर देगा, कमांडर बना देगा फोर्स का, सेना का कमांडर बना देगा मीर मदान को। और एक व्यक्ति और देखने को मिलता है, सोहन लाल। उसका क्या कर देगा, प्रमोशन कर देगा। मीर जाफर का डिमोशन कर दिया, मीर मदान का प्रमोशन कर दिया। तो मीर जाफर को भी इनने क्या किया, साइड से हटाने की कोशिश की। लेकिन अब देखिए, शौकत का चैप्टर तो खत्म कर दिया, लेकिन घसीटी बेगम और मीर जाफर अभी भी तड़प रहे हैं, है ना। सोच रहे हैं कि किस तरीके से सिराजुद्दौला को हटाया जाए। अब ये प्लानिंग कर ही रहे थे इसी ड्यूरेशन में जब सिराज क्या हुआ, गद्दी पर बैठा। ठीक, जब सिराज क्या हुआ, गद्दी पर बैठा, तो एक ट्रेडिशन चलता था उस टाइम पर इंडिया में कि जब भी कोई नया शासक बनेगा, नया रूलर आएगा, तो अंग्रेज क्या करते थे, ब्रिटिशर्स उसके दरबार में जाकर उसे प्राइज देते थे, गिफ्ट देते थे। ओ, प्राइज नहीं, गिफ्ट देते थे, उपहार देते थे। लेकिन सिराज जब गद्दी पर बैठा तो सिराज को कोई भी उपहार नहीं दिया, गिफ्ट नहीं दिया। चलिए भैया कोई बात नहीं है, आपका अपना मैटर, गिफ्ट दो चाहे ना दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप रहो अपने में, हम रहेंगे अपने में। ठीक, ठीक है, गिफ्ट नहीं दिया, चलो वो झेल गए। हालांकि नवाब आदमी थे, इतना आसान नहीं था झेलना, लेकिन झेल गए। ठीक, लेकिन दूसरी चीज क्या हो गई, अगली चीज यहां देखने को यह मिल गई कि इन्हीं के नवाब के ही यहां पर कलकत्ता में एक जगह पड़ती है, कासिम बाजार। क्या जगह पड़ती है, कासिम बाजार। और उस कासिम बाजार में क्या हुआ, जाने से ही रोक दिया गया। क्या हुआ, कासिम बाजार में सिराजुद्दौला को जाने से ही रोक दिया गया। बोला ये अच्छी दादागिरी है भैया। बोला कैसी दादागिरी, कि बेटा घर मेरा है ना, कमरा मेरा, मकान मेरा, जमीन मेरी, और मेरी ही जमीन पर मुझे जाने से रोक रहे हो। सोचो आपके घर में कोई आकर रह रहा है और उसके बाद वो आपसे बोले कि नहीं साहब इस कमरे में नहीं आओगे, ये अच्छी दादागिरी है। और आपको कितना बुरा लगेगा, सोचिए वो तो नवाब था। वो कौन था, नवाब था। कासिम बाजार में जाने से रोक दिया गया। साथ साथ में तीसरा पॉइंट एक और देखने को मिलता है कि कल मैंने एक फ्री पास के बारे में बताया था। किसके बारे में, फ्री पास, जिसका नाम बताया था दस्तक। बताया था कि नहीं बताया था, कल एक फ्री पास बताया था। क्या नाम था, दस्तक नाम था। क्या नाम था, दस्तक। उस दस्तक का ये क्या करने लगे, मिसयूज करने लगे बंगाल में भी। अब देखिए कोई आदमी झेले तो कब तक झेले। ठीक, पहली चीज तो तुमने उसकी क्या कर दी, इंसल्ट कर दी, गिफ्ट नहीं दिया। दूसरी चीज उसे उसके घर में ही कासिम बाजार में जाने से रोक दिया। और तीसरी चीज फ्री पास का भी आप मिसयूज कर रहे हो, है ना। तो फ्री पास दस्तक का भी मिसयूज किया, यानी सिराज के पास कंप्लीट बहुत सारे मैटर थे, बहुत सारे रीजंस थे अंग्रेजों से लड़ने के।
थे कि नहीं थे। अब जैसे ही यह घटना होगी सिराजुद्दौला क्या करेंगे, बोला कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अब मैं देखता हूं। सिराजुद्दौला सीधे जाएंगे कासिम बाजार और कासिम बाजार को लूट लेंगे पूरे के पूरे को। ठीक, क्या करेंगे, कासिम बाजार को पूरे के पूरे को लूट लेंगे और अंग्रेजों की फुटबॉल बनाएंगे। ठीक, अंग्रेजों की फुटबॉल बनाएंगे और अंग्रेज यहां से भागकर यहां पर अरब सागर में एक, वो बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप हमें देखने को मिलता है। ठीक, एक द्वीप हमें देखने को मिलता है, क्या, अरब बंगाल की खाड़ी में फुल्टा द्वीप एक देखने को मिलता है हमें, क्या नाम है उसका, फुल्टा आइसलैंड। वहां पर जाकर ये क्या करेंगे, वहां पर जाकर रुक जाएंगे, बंगाल से भागेंगे, फुल्टा आइसलैंड पर जाकर रुकेंगे। अब इसी टाइम पर तमिलनाडु वाले रीजन में, कहां पर, तमिलनाडु वाले रीजन में एक व्यक्ति हमें देखने को मिलता है ब्रिटिशर्स में, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव को जब ये पता पड़ेगा, जब ये पता पड़ा रॉबर्ट क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव तमिलनाडु से सीधी सेना लेकर आएंगे और कलकत्ता पर हमला कर देंगे और सिराज और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में कैलकटा वॉर होगा पहला। ठीक, पहली बार सिराज और रॉबर्ट क्लाइव कहां पर लड़ेंगे, कैलकटा में लड़ेंगे, कलकत्ता में लड़ेंगे और कलकत्ता में लड़कर वह कलकत्ता पर, कैलकटा पर क्या कर लेगा रॉबर्ट क्लाइव, कब्जा कर लेगा। जैसे ही कब्जा करेगा तो सिराज और क्लाइव के बीच में एक ट्रीटी होगी जिसका नाम है अनी नहर की ट्रीटी। किसकी ट्रीटी है, अनी नहर की ट्रीटी। ठीक, अनी नहर की ट्रीटी होगी, कलकत्ता और में रॉबर्ट क्लाइव और सिराज के बीच में एक ट्रीटी होगी। कौन सी होगी, अनी नहर की ट्रीटी। अनी नहर की ट्रीटी के कारण क्या होगा, हमारे पास यह वॉर रुक जाएगा कलकत्ता वाला। ठीक, कलकत्ता वाला वॉर रुक जाएगा और क्लाइव क्या होगा, फिर वापस तमिलनाडु चला आएगा। ठीक, क्लाइव वापस चला आया। अब देखिए अनी नहर की ट्रीटी में और रॉबर्ट क्लाइव को हरा देने के, अरे अभी होगी, रुक जाइए, ब्लैक होल की भी घटना होगी, चिंता मत कीजिए। ठीक, चिंता मत कीजिए बेटा, सारी की सारी चीजों को मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगा, चिंता मत कीजिए, सारी की सारी चीजें होंगी। अब अनी नहर की ट्रीटी हुई, अनी नहर की संधि हुई और इसके बाद अब अंग्रेज, जब हम जीत गए, जब हम विन हो गए, तो इसके बाद अंग्रेज क्या करेंगे, बहुत खुश होंगे और कलकत्ता में फोर्ट विलियम को क्या करेंगे, ये यूज करना स्टार्ट कर देंगे। परमिशन ट्रीटी में केवल इतनी थी कि फोर्ट विलियम को आप यूज करोगे केवल और केवल ट्रेड के लिए, लेकिन अंग्रेज ब्रिटिशर्स मानने वाले हैं क्या किसी की, जब उन्हें देखेगा कि हाँ अब मौका पड़ा है, मौका परस्त होते थे ब्रिटिशर्स, तो जैसे ही उन्हें मौका पड़ेगा ये फोर्ट विलियम को क्या करेंगे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। किसमें, कारखाने के रूप में, का शस्त्रागार के फॉर्म में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब सिराज के कान फिर से खड़े होंगे, क्यों भैया, फैक्ट्री में आप व्यापारी हो, ट्रेडर्स हो, ट्रेड कीजिए, क्या जरूरत है जबरदस्ती आपको वहां पर हथियार इकट्ठा करने की, और जरूरत है तो भैया हम है ना सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए, हमसे बोलो। लेकिन सिराज के अब कान खड़े होंगे और सिराज फोर्ट विलियम को की किलेबंदी को तोड़ेगा और वहां से क्या करेगा, अंग्रेजों को बंदी बना लेगा और बंदी बनाने के बाद सारे के सारे अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में ठूस ठूस के भर देगा। ठीक, लगभग 123 व्यक्ति थे, 123 व्यक्ति के आसपास, मैं अप्रोक्सीमेट आइडिया दे रहा हूं, एग्जैक्ट डेटा नहीं है और ना पूछा जाता है, लगभग 123 व्यक्ति थे। उन्हें क्या करेगा, एक छोटे से अपने घर की किचन के बराबर कमरे में ठूस देगा, है ना, और बंद कर देगा। ठीक, अब बंद करने के बाद क्या होगा, हालांकि सिराज उन्हें निकालते, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि नवाब साहब है, व्यस्त रहे, बिजी रहे, और बिजी रहने के दौरान उनका क्या देखने को मिलेगा, बिजी रहने के दौरान वो ध्यान भूल गए कि मैंने किसी को कमरे में बंद भी करवाया है ना,
और कमरे में बंद करवाया है, ये उनके माइंड से स्किप हो गया। जब वो बाद में याद आया कि अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया, खोला, केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। ठीक, केवल 23% ही वहां पर लाइव बचे, जिंदा बचे, जीवित बचे। अब इतने सारे अंग्रेज एक साथ डेथ हुए, दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? दिमाग खराब होगा। और जब ये खबर रॉबर्ट क्लाइव के पास पहुंचेगी, अब रॉबर्ट क्लाइव का दिमाग खराब हुआ बुरी तरीके से। और दूसरी चीज ये हुई कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स दूसरी साइड सिराज वाले रीजन पर, बंगाल वाले के रीजन पर, बंगाल के जो भी विरोधी थे, अपोनेंट थे, उनकी भी हेल्प कर रहे थे। तो इसके कारण दोनों आपस में आमने सामने आएंगे और 23 जून 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को क्या होगा, कहां पर? बक्सर और प्लासी का युद्ध होगा, बैटल ऑफ प्लासी होगा, जिसमें के अमीन चंद, जगत सेठ, ठीक, मीर जाफर, ये सारे के सारे पहले से ही अंग्रेजों के साथ एक समझौता कर लेंगे, एक एग्रीमेंट कर लेंगे और बीच युद्ध में ये घोषणा कर देंगे कि हम हार गए। और इसके कारण सेना में भगदड़ मच जाएगी। और जैसे ही सेना में भगदड़ मचेगी, पूरी की पूरी सेना टूट जाएगी और अंग्रेज इतनी बड़ी सेना को बड़े आराम से हरा देंगे। ठीक, और पूरी की पूरी सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया और उसकी जगह पर मीर जाफर को क्या बना देंगे, ये नवाब बना देंगे। ठीक, अब बंगाल का नवाब कौन आ गया? ठीक, अब बंगाल का नवाब बनकर कौन आ गया? मीर जाफर साहब आ गए बंगाल के नवाब बनकर। लेकिन जब तक पोस्ट नहीं रहती है ना, तब तक नहीं पता पड़ता है कि भैया पोस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ठीक, एक व्यक्ति हमें देखने को मिलते हैं, अब्राहम लिंकन। उन्होंने कहा है कि अगर किसी के कैरेक्टर को चेक करना है, किसी को चेक करना है, तो उसे क्या कर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दो, अपने आप पता पड़ जाएगा आदमी सही है या गलत है। ठीक, तो अब मीर जाफर जी के पास पोस्ट आई। मीर जाफर जी के पास जैसे ही पोस्ट आई, अंग्रेज पहुंचे, गिव मी द मनी प्लीज। क्या कहा भैया, उन्होंने डिमांड की मनी की। मीर जाफर ने कुछ टाइम तक तो दी, है ना, कुछ टाइम तक तो दी, लेकिन उसके बाद उसका पूरा का पूरा रेवेन्यू खत्म हो गया, तो देने से मना कर दिया, हाथ जोड़ लिए, अब नहीं दे सकता। अंग्रेज बोले मैंने ही तुझे बनाया है, मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं, हट साइड में। मीर जाफर को हटा दिया और उसकी जगह पर मीर कासिम को नवाब बना दिया। ठीक, मीर जाफर को हटाने के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया।